हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 7th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 1.6, तो उसी का सॉल्यूशन अब यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। मतलब 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हैं। मान लीजिए ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है, पैरेलल। और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 मीटर। इनके बीच में जो गैप है वो 10 मीटर का है, ठीक। एंड हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा 1। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों की वैल्यू दे रखी है। लैम्डा 1 +20 माइक्रोकूलम पर मीटर, लैम्डा 2 -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो देखो लैम्डा 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला होगा, तभी ये पॉजिटिव है लैम्डा 1। और लैम्डा 2 नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब इस वाली वायर पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसीलिए वो नेगेटिव है लैम्डा 2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच लाइज मिडवे बिटवीन द वायर्स। एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इन दोनों के बीच में है। तो ये यहां से भी 5 मीटर है और उस तरफ से भी 5 मीटर है, ठीक है, दोनों तरफ से 5 मीटर। तो ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइन की वजह से हमने पढ़ा है एक इनफाइनाइट लाइन की वजह से जिस पे चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो अब हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो लैम्डा 1, ये वाली लैम्डा 1 वायर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले बताइए डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्या होगी, चलो ब्लैक से ही करते हैं। डायरेक्शन क्या होगी बताइए। इस लैम्डा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे दूर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। E1 ले लेते हैं उसको। क्यों होगी दूर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और लैम्डा 2 क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी। तो E2 इस तरफ, तो E2 मान लिया हमने। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लैम्डा 2 वायर। तो उसकी वजह से भी देखो लैम्डा 1 की वजह से भी इस पॉइंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लैम्डा 2 की वजह से भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। तो हम पहले देख लेते हैं E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन, डायरेक्शन तो हमने देख ली, तो अब हमें प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस तभी रखा जाता है जब हम कोई स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, जैसे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन हमने ऑलरेडी दे दी। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो R1 कितना है, वो 5 मीटर ही है, ठीक है, दोनों बराबर ही है सब। लैम्डा 1 कितना है, वो 20 है, और हमें मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस ही लेना है। और माइक्रो भी है, देखो 20 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक। और अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 कितना है, 5 है, ठीक। हाँ, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब ये क्या बना देखो, ये बन गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो 40 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है के हमने पढ़ा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो हम इसको रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। कितना हो जाएगा? E1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो उसको बोलते हैं के इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 5, ये हो गया। अब के की वैल्यू डाल दो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू डालोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे, तो अब थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगी, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 5, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा E1 इक्वल टू 7.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये तो E1 आ गया, ठीक है। अब E2 देख लेते हैं। E2 की वैल्यू क्या होगी? λ2 अपॉन सिर्फ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखो λ1 λ2 तो बराबर ही दे रखा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो ना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव तो रखना नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन बताता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन निकाल देते हैं तो पहले ही डायरेक्शन हमने दिखा दी, तो मैग्नीट्यूड बचता है, इसीलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखा। स्केलर क्वांटिटीज जब निकालते हैं तब रखते हैं प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज निकालते हुए, जैसे मैंने बताया था, फ्लक्स निकालते हुए हम चार्ज को प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे λ1 λ2 बराबर हो गया, R1 R2 तो बराबर है, वो भी 5 मीटर था, ये भी 5 मीटर है, तो सब कुछ तो सेम है, तो E1 और E2 बराबर ही आएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 7.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब हमारा ई नेट क्या आ जाएगा? ई नेट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि दोनों E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों ऐड हो जाएंगे, और हमारा इसी तरफ आ जाएगा ई नेट। तो ई नेट क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी E1 प्लस E2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1.48 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने थ्योरी तो सारी खत्म कर ली है, पहला चैप्टर तो वैसे हमने थ्योरी वाइज पूरा कर लिया है, और उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। हम एडिशनल एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। हम करेंगे एडिशनल से पहले वाले एक्सरसाइज सारे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम कर लेते हैं, शुरू करते हैं एनसीईआरटी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो 1.1 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस इतना और इतना। दो चार्जेस दे रखे हैं, स्मॉल है तो पॉइंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो Q1 रखा हुआ है और ये Q2 रखा हुआ है, और इनके बीच में गैप है 30 सेंटीमीटर। तो उसको 30 सेंटीमीटर कितना हो गया? 0.3 हो गया ना, 0.3 मीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो F12 या बोलो F21, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस,
ये फोर्स लगेगा, हमने तो पहले पढ़ चुके हैं ना, ये हो जाएगा F21 और ये हो जाएगा F12। तो फोर्स कितना होता है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब कुछ दे रखा है, रख दो उसको, तो फोर्स आ जाएगा आपका, K की वैल्यू हमको पता है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -7 इंटू 3 × 10 की पावर -7, ठीक, और डिवाइडेड बाय R कितना है 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स और ये रिपेल करेंगे दोनों, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 1.2 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। बोल रहा है कि एक चार्ज रखा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं Q1 और यहाँ पे है Q2 है, ठीक है। तो और इनके बीच में कुछ गैप होगा, मान लेते हैं R ले लेते हैं, चलो। इनके बीच में फोर्स दिया हुआ उसने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगेगा इस पे F12 इधर और F21 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। तो फोर्स इसने दिया हुआ है F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू 0.2, ठीक है। इसको हम F बोल देते हैं, बार बार ये F12 F21 लिखेंगे दोनों बराबर ही, तो F ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन, ये दे दिया। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, ठीक है। स्मॉल स्फेयर है इसलिए पॉइंट चार्जेस मान के हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0.2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम सब कुछ तो दे रखा है, R निकाल लेंगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 इंटू माइक्रो दे रखा है 10 की पावर -6 इंटू सेकेंड चार्ज दे रखा है, और हम माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में हम माइनस रखते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, इसीलिए हम माइनस नहीं डालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस नहीं डालते, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो इसको हम R स्क्वायर को इधर ले चलते हैं और 0.2 का नीचे ले आएंगे, तो R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.2, ठीक है। और इसको स्क्वायर हटा के रूट भी ले लो, चलो सीधा लिख सकते हैं ना रूट, ये लो, ठीक है, रूट ले लिया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे और ये R की वैल्यू आ जाएगी आपकी R इक्वल टू 0.12 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब देखो दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये तो उतना ही होगा फोर्स, जितना पहले पे फोर्स लगेगा। देखो इसने दिया था शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फेयर, इस चार्ज के ऊपर फोर्स दिया था ड्यू टू, मतलब प्लस वाले के ऊपर फोर्स दिया था ड्यू टू नेगेटिव वाले की वजह से फोर्स इतना है। तो नेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव वाले की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहा है वो तो उतना ही लगेगा भाई, दोनों तो एक दूसरे को बराबर फोर्स लगाएंगे, ये तो कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो बी पार्ट का आंसर सीधा हो जाएगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो उतना ही है
जितना वन पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 1.3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इनकी सबकी यूनिट निकालते हैं। के की यूनिट क्या है, कूलम्स लॉ में है, ये जो हम यूज़ करते हैं वही है के। इसकी यूनिट हमें पता है कि पहले लिख लेते हैं इसको, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, तो के की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद है कि नहीं है, अब याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या चीज़ है, ये चार्ज है। ई क्या चीज़ है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों पे सेम होता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज की, कूलम। तो कूलम स्क्वायर हो गया, ये आ गया। ठीक, डिवाइडेड बाय ये क्या चीज़ है, ये जी क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की यूनिट हो जाएगी हमारी, ये इसको हटा देते हैं, जी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इनकी यूनिट तो केजी है, केजी, और फिर केजी, तो ये केजी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये तो कट गया, कूलम का स्क्वायर केजी, अच्छा केजी स्क्वायर है। ठीक है, इसकी यूनिट जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये भी केजी स्क्वायर कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर सब कट गया, तो ये तो डायमेंशनलेस आ गया। तो ये आ गया हमारा, ये जिससे पता चल जाता है कि ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी, इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं। के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, या प्रोटॉन, एक ही बात है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, क्या का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू, इस सबको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.4 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, यूनिट तो कुछ नहीं है क्योंकि हमने देख लिया डायमेंशनलेस है, सारी यूनिट तो कट जाएंगी, तो कोई यूनिट नहीं है, ये रेशियो है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट डज दिस द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या दिखाता है। एक बार हम ध्यान से देखें तो के क्यू स्क्वायर किस में आता है, कूलम्स लॉ के अंदर आता है, और जी m1 m2 किस में आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है। ये पहले हम एक कर चुके हैं एक एग्जाम्पल में भी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे बना लेते हैं, पॉइंट चार्जेस ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसको ई से नाम देते हैं, और प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, उसको भी ई से ही नाम दिया जाता है। ये लिखने का तरीका है। ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, दोनों पे चार्ज सेम होता है, मास है दोनों का, एक का है एम ई और एक का है एम पी।
अब देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, इनके बीच में गैप मान लेते हैं r है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्योंकि q1 q2 दोनों का सेम है ना चार्ज, डिवाइडेड बाय इसको, ये क्या चीज है, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g MEMP अपॉन r स्क्वायर। तो एक्चुअली ये किसका रेशियो है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये सिग्निफाई करता है, ये रेशियो ये चीजें बताता है कि ये एक्चुअली रेशियो है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1.4 करते हैं। इसमें ये बोल रहा है, पहला पार्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसमें तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली ऐसे बोल सकते हो आप कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या ऐड किए जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी आप निकालोगे या उसमें डालोगे वो किसी एक नंबर फॉर्म में होगा, ठीक है। या तो 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 1 लाख होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता। तो इसी का मतलब है कि जो चार्ज आएगा उस बॉडी पे, चार्ज ऑन द बॉडी इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हो आप, इक्वल टू एन ई, मतलब एन इज इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2e, ऐसे नहीं आ सकता कि n की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, ठीक है। 2.5 नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती, हमेशा एक नंबर होगा कुछ, ठीक है, होल नंबर। तो अब तो ये हो गया इसका मतलब, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic that is large scale charges? बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लार्ज स्केल चार्जेस का मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब अगर उसको आपने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 की जगह 10 ले लेते हैं, चलो 10 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 10 माइक्रोकूलम होता कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, कूलम, मतलब 10 की पावर -5 कूलम, ये चार्ज है। ये आमतौर पे चार्ज, ये काफ़ी बड़ा चार्ज है, ठीक है, माइनस माइनस समझना, ये काफ़ी बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 10 की पावर -19 ना, तो -19 के 10 की पावर -19 के सामने तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, अरबों खरबों बड़ा हो गया, बिलियंस बिलियंस टाइम्स हो गया है, तो ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा चार्ज है। अब देखो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लो, ठीक। तो अब इस पे चार्ज तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, क्यू डैश कितना हो गया, क्यू डैश इक्वल टू 10 की पावर -5 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड करना पड़ेगा ना, 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। अब ये बताओ, ये इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके अप्रोक्सीमेटली क्या यही आएगा भैया, 10 की पावर -5, ठीक है, कूलम। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए ये क्या है, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं 254,000,000, ठीक। अब मैं बोलता हूँ इसमें तो आप ऐड करो 0.1, क्या लिखोगे आप, इसको तो लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसको लिख सकते हैं 2.54 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है।
ये 0.1 को कहाँ ऐड करोगे, ये तो वहाँ ऐड होगा ना, ये हो जाएगा जब आप 0.1 को इसमें ऐड करोगे तो 254,000,000 सारे 0.1, तो उसका तो अभी कोई मतलब नहीं बनता। जब आप इसमें लिखोगे 10 की पावर में लिखोगे तो यही लिखोगे ना, तो ये तो कुछ ऐड करके कुछ होगा ही नहीं। 10 की पावर -19 इतना छोटा है कि इसको ऐड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए 10 की पावर -5 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब हम लार्ज स्केल चार्जेस को हमारे क्वेश्चन में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस क्वांटाइजेशन को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.5 देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ठीक है, अगर एक ग्लास रॉड को हम किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वो चार्जेस आ जाते हैं दोनों पे, ठीक है। अ सिमिलर फिनोमिनन is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. ये सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, एक और बॉडी है, ठीक है, उसको आपने रब किया, रबिंग, तो क्या होगा, रब करने से क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक दूसरी बॉडी में चले जाएं, या दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन इसमें पहली बॉडी में चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। पहले रबिंग से पहले क्या थे, ये इन पे चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था, 0। रबिंग के बाद टोटल चार्ज कितना है, वो भी 0 है, क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही इस पे नेगेटिव। तो मतलब चार्ज तो कहीं क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रॉय भी कहीं नहीं हुआ। तो चार्ज इसलिए बोलते हैं कंजर्व है, ठीक है। जितना पहले था उतना अभी भी है। पहले कितना था, टोटल 0 था ना, अभी भी कितना है, टोटल 0। तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। it can only transfer from one body to another body, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, वो कहीं नहीं, वो तो बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और कुछ नहीं हुआ। एक में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उतना ही है, चार्ज तो उतना ही है। चार्ज तो पहले 0 था, अभी भी 0, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 1.6 में क्या बोल रहा है। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD ये सब दे रखे हैं, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर्स पे ये सारे चार्जेस डाल दिए। तो हम बना लेते हैं स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD इसका नाम दे देते हैं, और इसके कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं QA, QB, QC और QD, ठीक। QA और QC दोनों बराबर हैं, 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम। QB और QD भी बराबर है, -5 माइक्रोकूलम, और ये भी -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी साइड है 0.1 मीटर, ठीक।
व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है एक चार्ज, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, तो उसके ऊपर फोर्स बताना है। तो फोर्स कितना लगेगा? अब ये चारों फोर्स लगाए, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, चारों इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखो पहले हम इसको जोड़ देते हैं। ये डायगोनल है ना, डायगोनल के सेंटर पे ही रखा होगा ना ये, ऐसे, ठीक है। अब देखो क्यू ए इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। कहाँ लगाएगा फोर्स? ये तो उसको रिपेल करेगा, तो इसको ले लेते हैं हम, इधर लगाएगा E1, E1 ले लेते हैं, या EA, ठीक है, सॉरी एफ ले लेते हैं। फोर्स ड्यू टू ए ऑन 1 माइक्रोकूलम इज FA, हमने मान लिया। और QC कहाँ लगाएगा? 1 माइक्रोकूलम के ऊपर, ये भी इसको रिपेल करेगा, इधर ही लगाएगा, इधर, ठीक है, FC। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना है, FA FC, FA कितना है, K क्या हो जाएगा ये, 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर। ये कुछ डिस्टेंस, ये O ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट को O ले लेते हैं, ठीक है, OA स्क्वायर, ठीक है, OA का स्क्वायर। FC कितना है, K 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन OC स्क्वायर, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है? देखो ऊपर वाली क्वांटिटी तो बराबर आ रही है, ठीक है। OA OC बराबर है क्या? हाँ ये भी बराबर होते हैं। जो डायगोनल है ना ये AC, ये स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे में काट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AO और OC बराबर है, ठीक है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि ये जो डायगोनल है, देख तो डायगोनल बराबर होते हैं और वो भी एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। तो AO और OC बराबर हो गया, तो ये दोनों FA और FC क्या हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब जब इसके ऊपर FA लग रहा है इस साइड और ऑपोजिट लग रहा है FC, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, जब दोनों बराबर है ये कैंसिल कर देंगे, तो ये A और C इसके ऊपर फोर्स तो लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब नेट फोर्स लगाएंगे, लेकिन नेट फोर्स अलोंग दिस डायगोनल AC कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। हाँ अब B और D की वजह से भी देख लेते हैं। B है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, B इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा FB, ठीक। और D, इसको D भी ये नेगेटिव है और इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा FD, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं FB और FD कितने हैं। FB ये हो जाएगा K, कितना हो गया, ये माइनस हमें रखना नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन हमने पहले दे दी है। तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन OB स्क्वायर, ठीक। हाँ इसमें ये आपको पता है ना, ये सारे डायगोनल ये जितने भी हैं OA OB OC सब बराबर, मैं लिख भी देता हूँ। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ठीक है, सब बराबर है। तो ये हो गया हमारा FB। अब FD क्या होगा, K 5 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन OD का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों भी बराबर ही आ रहे हैं, FB इक्वल टू FD, क्यों? क्योंकि ये OB और OD बराबर है और ऊपर वाली क्वांटिटीज भी बराबर आ रही है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो फिर इस डायगोनल के अलोंग भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि FD और FB दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ यहाँ लग रहा है OB की तरफ,
तो इसीलिए चारों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, FC FA एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, FD FB एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए नेट फोर्स कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 1.7 देखते हैं। पहला पार्ट है इसमें, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। पूछ रहा है कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये इसमें ब्रेक क्यों नहीं आता बीच में, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बीच में टूट गई, ठीक। तो बोल रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई फील्ड लाइन है, ठीक, और इसके ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ हमारा, पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो ये कहाँ जाएगा, और कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, आसपास। तो हमने देखा था कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इसके ऊपर रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ही मूव करता है, तो चलता रहेगा चलता रहेगा। और अगर बीच में अगर ऐसा कुछ आ जाता, ऐसा तो होता नहीं है, एक्चुअल में देखा गया है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी रीजन में रखें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स लगता रहता है, ठीक है। तो फोर्स लगता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यही रीजन है इसका, ठीक है, कि अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, इसको बोलेंगे हम, a charge particle experiences a continuous force when placed in electric field, ठीक है, when placed in electric field। तो यही रीजन हो गया उसका कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख देते हो तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं जाके रुक गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रही है। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टेंजेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस कर्व पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, और इस कर्व पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा, E1 E2 ले लो। तो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कि इफ दे intersect then there will be two directions of electric field at that point, at the point of intersection, which is not possible, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखोगे ना, तो वहां पे एग्जैक्टली आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.8 देखते हैं। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम और QA 3 माइक्रोकूलम है, QB -3 माइक्रोकूलम है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है। तो बना लेते हैं, ये रखा हुआ है QA और ये रखा हुआ है QB।
ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप है 20 सेंटीमीटर, और वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है, पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ बना लेते हैं इसका, यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ओ। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस क्यू ए और क्यू बी के बीच में दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये क्यू ए से ओ तक हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तो उसको लिख लेंगे 0.1 मीटर। ठीक है, और ये भी 0.1 मीटर हो गया। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। ओ पे मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू ए, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसे। ठीक है, इसको मान लेते हैं ई ए ले लेते हैं, और ये क्यू भी नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी, इधर ही। ठीक है, उसको बोलते थे ई बी। अब ई ए और ई बी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्शन हम देख ली, अब डायरेक्शन दोनों की सेम है तो हम तो ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, तो ई ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखो ये पॉइंट चार्जेस है, तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, ये तो 0.1 है, के की वैल्यू, सबकी वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू ए कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो है ना, माइक्रो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, आर कितना है 0.1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छी बात है, तो हमने वैल्यू रख दी। अब ई बी देख लेते हैं, ई बी कितना आ जाएगा, ई बी ये भी वही लग जाएगा, के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में आर सेम है, देखो 0.1 इसलिए हमने आर ही ले लिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पे माइनस नहीं रखना, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी हम डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो उसमें माइनस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉन आर वही 0.1 का स्क्वायर। तो अभी दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ई ए इक्वल टू ई बी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ई ए इक्वल टू ई बी, इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नेट कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, नेट कितना हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब वेक्टर्स में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड कर देते हैं, और ऑपोजिट होती है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर किसी और एंगल पे होती है तो फिर वो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ाई है कैसे करना है। ई ए प्लस ई बी हो गया, तो इसको 2e बोल दो। ठीक है, और तो कितना हो गया ये 2 इंटू ये वैल्यू डाल देते हैं, मतलब इसका डबल हो जाएगा ना, सिंपल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पे, और किस तरफ आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। ठीक है, अलोंग चार्ज बी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ओ पे। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, मतलब बोलना चाहता है कि ओ पॉइंट पे अगर हम ये वाला चार्ज रख दे, नेगेटिव है ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इतना रख दे ओ पे, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं बी पार्ट में, कर लेते हैं उसको, कि फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
क्यू ई, ये पढ़ चुके हैं ना, तो क्यू रख देते हैं। क्यू कितना है, ये वाला, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁻⁶, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फोर्स की, F इक्वल 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। यहां पे तो हमने माइनस नहीं रखा क्योंकि हम डायरेक्शन देने वाले हैं। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होगी ना, ये ई ए बी दोनों इधर ही है, तो ई नेट भी इधर ही आएगा। अब आपने अगर क्यू पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा तो वो किधर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने पढ़ा है कि अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो किधर जाएगा, उस पर फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स होगा ये लगेगा इधर ऑपोजिट एफ, ठीक, ठीक है ना, या याद है ना, पॉजिटिव चार्ज जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज जाता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1.9। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, located at points 0, 0, -15 centimeter and B 0, 0, +15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ठीक है, तो हम पहले ये बना लेते हैं कि कैसे रखे हुए चार्जेस। ये x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस, और ये हो गया आपका z एक्सिस, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट्स का होंगे x0 y0 z, तो ये हमारा होता है z को पहले पीछे भी खींच लेते हैं, ये -z है, ठीक है, क्योंकि ये अब z एक्सिस पे आ गया ना, माइनस में भी पॉजिटिव में भी, इसलिए बना दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे a बना लेते हैं, कहाँ पर है ये 0, 0, ये पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 माइनस उसको लिख लेते हैं 0.15 मीटर, ठीक है। और b कहाँ पर है, यहाँ पर है b, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 0 पॉइंट प्लस है वो 0.15 मीटर, ठीक है। तो अब ये दो पॉइंट आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट लोकेट करने तो आपको आते हैं ना, जैसे 2, 3, 4, 7, -5, 2, ये सब। तो ऐसे ही हमने पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिए, ठीक है। क्योंकि अब ये x0 y0 सिर्फ z ही है, तो फिर z एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे भी x0 y0 z ही दे रखा है, तो ये भी z एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है QA, रखा हुआ है QA, और यहाँ पे QB है, और QA दे रखा है पॉजिटिव और QB है नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम पे डाइपोल, ये डाइपोल ही तो हो गया, क्योंकि QA और QB दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। देख लो 2.5 इंटू 10⁻⁷, और खुद भी बोल रहा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो, तो मतलब डाइपोल ही तो है फिर ये। और वैसे ये पता चल रहा है ना, दोनों चार्ज बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड बराबर और साइन ऑपोजिट है, ठीक है, और किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो डाइपोल हो गया ये। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे चार्ज है नेगेटिव, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा
ये आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। ठीक है, कितना हो गया ये 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, सॉरी वो माइनस है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू 0। तो टोटल चार्ज तो 0 आ गया। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हम पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अभी डायरेक्शन भी देख लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस चार्ज इनटू, चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालना आता है आपको। तो देखो एक डिस्टेंस, ये तो सिंपल एक लाइन ही तो है। ठीक है, ये 0 0 0 0, यहां से कितना दूर है ये पॉइंट, ये है आपका यहां से इतना ही पॉइंट, यहां ऐसे लिख लेता हूं, एक मिनट, 0.15 मीटर। ठीक है, ये, और यहां से कितना दूर है ये 0.15 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 0.3। तो 0.3 हो जाएगा ये 0.3। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि भाई क्यू बी तो नेगेटिव चार्ज है, ये दे रखा है ना उसने, क्यू बी नेगेटिव चार्ज है, क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन होती है हमारी कैसी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ ये। तो डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ P इज टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। ठीक है, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 1.5 सॉरी 1.10। इसमें बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर आपने एक डाइपोल को रख दिया, मान लीजिए कि ये ऐसा, ये हो गया नेगेटिव क्यू और ये हो गया पॉजिटिव क्यू। ठीक है, और बोल रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच में एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा उसने दिया हुआ है। तो P की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। थीटा 30 डिग्री दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है। तो टॉर्क कितना होता है, हमने पढ़ा है, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, कितना लगता है, पी ई साइन थीटा, ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला। तो इसको सीधा लगा लीजिए, 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई कितना है 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ गया,
ये 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 होता है हमारा हाफ। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टॉर्क आ जाएगा हमारा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1.11 करते हैं। इसमें बोल रहा है, अब पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 की पावर -7। मतलब एक पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन है, और एक हो गया हमारा वूल हो गया। इन दोनों को रब किया, ये पॉलीथीन है, ठीक है, और ये हो गया वूल, दो बॉडी हो गई। इन दोनों को रब किया हमने, और हमने ये देखा कि इसमें बोल रहा है एक नेगेटिव चार्ज आ गया इतना, किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। तो पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा उतना ही। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो चार्ज आया Q 3 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हुए होंगे कुछ नंबर में हुए होंगे, और वो किसके बराबर होगा, NE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से N निकल जाएगा हमारा 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.875 इंटू 10 की पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और पूछ रहा है फ्रॉम विच टू विच, मतलब अब पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वूल से ही जाएंगे ना, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा कहां से, वूल से आएगा ना। हाँ, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब पॉलीथीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं, तो वो मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है ना, कुछ भले बहुत कम होता है, होता तो है ना, तो इसीलिए मास भी जा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मास भी हो रहा है, तो बोलेंगे यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास भी जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1.12 करते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स A and B have their center separated by a distance 50 सेंटीमीटर। मतलब दो कॉपर के स्फेयर्स हैं A और B, ठीक है, और इनके बीच में गैप है 50 सेंटीमीटर है, तो हम बोल देंगे 0.5 मीटर। ठीक है, बोल सकते हैं। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम। दोनों पे चार्ज अगर इतना हो जाए, मतलब QA इक्वल टू QB इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7, इतना हो जाए, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो कितना होगा वो पूछना चाह रहा है, वो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, और इसने एक चीज बोली है कि द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब ये कहना चाहता है कि इनका जो रेडियस है उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, मतलब इसको पॉइंट चार्जेस मान लो। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इनके बीच में, कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू क्यू ए और क्यू बी तो दोनों बराबर हैं, तो उसका स्क्वायर कर दें। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू ए क्यू बी दोनों इक्वल हैं, अपॉन 0.5 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो हमारी फोर्स की वैल्यू इसे कैलकुलेट करके आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब अगर इन दोनों, ये जो चार्ज हैं दोनों के ऊपर, इन दोनों को डबल कर दिया, ठीक है, चार्जेस को डबल कर दिया और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया, तब फोर्स क्या होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है। अब इसके बीच में डिस्टेंस आधा कर दिया ना, ये लो आधा कर देते हैं बी। इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब इसका आधा कर दिया तो कितना किया होगा, 0.25 मीटर। ठीक है, और इनका क्यू ए क्यू बी कितना हो जाएगा, अब क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डबल कितना हो गया, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो अब दोबारा से फोर्स निकाल लेते हैं हम। F इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगाना है, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए क्यू बी बराबर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 0.25, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फोर्स हमारा आ जाएगा 0.24 न्यूटन। तो ये आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, 1.13 करते हैं। सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। अच्छा, पिछले एक्सरसाइज से ही इसने डाटा उठा लिया। बोल रहा है कि पिछली एक्सरसाइज में जो हमने अभी किया है क्वेश्चन, उसमें दोनों स्फेयर का साइज सेम है और अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्फेयर ले लिया इसने सेम साइज का बट अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ये कह रहा है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये लिया दो स्फेयर थे, इसने बोल दिया दोनों का साइज सेम है। ठीक है, अब एक तीसरा इसने स्फेयर लिया सेम साइज का ही, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो चार्ज है ना, चार्ज दे रखे हैं इस पे क्यू ए और क्यू बी। इनिशियल चार्ज कितने हैं, चलो अभी लिखते नहीं है, बाद में लिखेंगे। तो क्या किया इस पे, अच्छा मान लेते हैं चलो क्यू ए कुछ चार्ज है इनिशियली, क्यू बी ठीक है जितना वो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दिया था दोनों पे। ठीक है, अब क्या किया, तीसरा चार्ज लाए है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। इसको इसने बोला कि अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, इसके साथ पहले चिपकाया। ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट किया, सी चार्ज सी स्फेयर, तो क्या होगा, तो फिर चार्ज तो फैल जाएगा, हमें पता है कंडक्टर है ना कॉपर, तो चार्ज फैल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा इन पे क्यू ए, और उसका आधा आधा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जब इसको आप यहां से हटाओगे सी को, तो सी के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2। तो इस पे हो गया, अब ए पे हो गया QA/2 और बी पे तो चलो उतना ही है QB।
और सी पे कितना हो गया, आपने उसको हटा दिया, ये राशि, इस पे भी QA/2 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि पहले से कांटेक्ट किया, फिर हटा के दूसरे से कांटेक्ट किया, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड। तो अब इसने सी उठा के यहाँ पे इसने रख दिया, इससे बी से कांटेक्ट किया, तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, नहीं चलो अगली डायग्राम में बना लेते हैं। ए जिसपे चार्ज है QA/2 और ये हो गया चार्ज, ये हो गया स्फेयर बी, इस पे QB और इससे कांटेक्ट किया अब इसने C। ठीक है, जिसपे चार्ज था QA/2। ठीक, अब इन दोनों पे कितना टोटल चार्ज आ जाएगा, यह आ जाएगा QA/2 प्लस QB, फिर उसका आधा आधा दोनों पे आ जाएगा। समझ गए ना बात को, ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले। तो अब हम बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज तो QA/2 है ए पे, ठीक, और इस पे टच करके इसको अलग कर दिया, तो बी पे कितना आ जाएगा चार्ज, बी पे आ जाएगा, इन दोनों को सम करके आधा कर दो, तो QB प्लस QA/2 अपॉन 2, ये आ जाएगा बी पे, और सी पे भी इतना ही आ जाएगा। अब सी पे मैं बना नहीं रहा, ठीक है, उसको उसने बोला है कि हटा दिया, रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, टच करके फिर दूर लेगा तो उस पर जितना भी चार्ज, इतना ही चार्ज आएगा, और उसको हमने सिस्टम से ही हटा दिया। तो अब देखो ए और बी पे ये चार्जेस आ गए हैं, तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। QA/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे बोल लो, फाइनल चार्ज होने QA फाइनल, ठीक है, इक्वल टू QA/2 कितना हो गया, ये 6.5 इंटू 10⁻⁻7/2, ये हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और QB पे फाइनल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा QB प्लस QA/2 अपॉन 2। QA/2 तो हमें पता है ये 3.25, और QB कितना है, QB उतना ही था इनिशियली, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये QB फाइनल आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब बोल रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा, तो अब दोनों पे फाइनल चार्ज पता चल गए, तो कूलम्स लॉ लगा लो। फोर्स कितना हो जाएगा, K QA फाइनल QB फाइनल अपॉन R²। ठीक है, तो सबकी वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू QA फाइनल कितना है, ये रहा 3.25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू बी पे फाइनल कितना है, 4.875 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही है ना उनके बीच में, कितना था पिछली वाली एक्सरसाइज में, डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आ गया अब इन दोनों के बीच में फोर्स, तो ये हमने निकाल दिया, और ये रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव ही है चार्ज, ठीक है, तो रिपेल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1.14 देखते हैं। ये बोल रहा है कि फिगर 1.33 फिगर दे रखी है, शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है,
गिव द साइंस ऑफ द थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, ऐसा कुछ ये दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कहीं फैला रखा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज भी फैला रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी ना, पॉजिटिव से निकल के नीचे जाएगी, क्यों, ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 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 जाएगी, ठीक है, पूरे में होगी। तो अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से इनको एंटर कराया तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कुछ है ई, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है, और इनका भी कुछ मास वास तो होगा ही, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो हो जाएगा क्यू ई के बराबर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए कांस्टेंट है, चार्ज और मास तो तीनों का अलग हो सकता है। तो उसने पूछा क्या है, गिव द साइंस ऑफ द थ्री चार्जेस, मतलब इनके साइन बताने, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा। अब देखो नेचुरल सी बात है, ये पार्टिकल अगर इस तरफ भाग रहा है, इस तरफ ऊपर से इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, ये भी इस तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गया साइन। अब आगे बोल रहा है विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब देखो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन नीचे की तरफ भाग गया, या डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, ऐसा लग रहा है थर्ड कर रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये चार्ज टू मास रेशियो होता क्या है। ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल लाइन थी, अगर कुछ ना होता यहाँ पे तो चार्ज तो सीधा सीधा चल लेता, तो ये डिस्टेंस इतना डिफ्लेक्ट कर गया, इतना नीचे भाग गया अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो सीधे सीधे जाता ना, तो ये नीचे आ गया इतना। बाकी में भी देख लेते हैं, ये ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसा ऐसा, ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और दूसरे वाले का भी, पहले वाले का भी देख लेते हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये इसको एक मिनट, नेगेटिव, ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही लग रहा है, ठीक है। तो इनका अब देखते हैं डिस्टेंस है, ये क्या मतलब है, x ले लेते हैं इसको, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि u चलो इनिशियली वेलोसिटी, चलो लिख देते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों के बराबर है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं। तो देखो एक्स किसका ज़्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम डाल देते हैं यू टी प्लस क्यू ई। ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा भी बोल सकते हैं कि ये जितना भी डिफ्लेक्ट कर रहा है वो उसके एक्सेलरेशन की वजह से कर रहा है, ठीक है, तो हाफ हो गया ये, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब x ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो q अपॉन एम भी ज़्यादा होगा, तो जिसका x ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसका q अपॉन एम ज़्यादा। सो q अपॉन एम चार्ज बोल रहा है ना ये, विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, q अपॉन एम फॉर थर्ड इज हाइएस्ट, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लेक्चर यहाँ पे हो गया ख़त्म, और आपके लिए ये क्विज़ 1.7 है, इसे आप ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।